VL राज और आप देख रहे हैं HMB एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल। इसमें तमाम स्टूडेंट्स का स्वागत है। और देखो आज अपन स्टार्ट जो कर रहे हैं, पहला लेक्चर है जो HMB कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आपके लिए जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, वैसे अभी आप इन क्लासों के जरिए घर पे भी पढ़ाई कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब आप सब घरों तक इसको पढ़ाते हो। अब देखो आज से अपन स्टार्ट करते हैं मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर। तो देखो अपन मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स को जरा ध्यान से देखिए। मैथ्स दो तरीके की होती है, एक होता है आपका अर्थमेटिक और दूसरा होता है एडवांस। सिलेक्शन के लिए एक्चुअल में अगर मैथ्स की बात करूं तो दोनों डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे अर्थमेटिक का हो चाहे एडवांस का। सिलेक्शन के लिए इन दोनों को आना बहुत कंपल्सरी है, क्योंकि इनका मार्जिन अगर देखा जाए तो 50-50 का रेशियो होता है। फिर 50% अर्थमेटिक 50% एडवांस। वैसे देखा जाए तो स्टेट और सेंटर की दो प्रकार की भर्तियां आती है, एक आती है सेंटर की और एक आती है स्टेट की। स्टेट की वैकेंसियों की बात करो तो जैसे पटवारी की हुई, या आपका राजस्थान पुलिस हुआ, या LDC की हुई, ये वैकेंसी सारी की सारी स्टेट लेवल से संबंधित आती है। जबकि सेंटर से यानी केंद्र से संबंधित भर्तियां चाहे दिल्ली पुलिस की हो, चाहे रेलवे में NTPC D ग्रुप की हो, चाहे आपका MTS की हो, या SSC का कोई भी चाहे 10+2 हो या CGL, ये सब सेंटर की भर्तियां होती है। अगर सेंटर की भर्तियों की बात करें तो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पूछी जाती है, जबकि स्टेट की भर्तियों में अर्थमेटिक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि एडवांस को। चाहे अगर आप पटवारी की अगर वैकेंसी आपने पहले सिलेबस देखा होगा पटवारी का पिछले साल का, तो उनमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों थी। लेकिन छात्रों के लिए खुशखबरी है कि इस प्रकार अब की बार एडवांस को हटा दिया गया, यानी पटवारी की भर्ती में केवल और केवल अर्थमेटिक। हाँ, मेंसुरेशन का पार्ट उसमें दे रखा है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहता हूं कि ऐसा तो है नहीं कि पटवारी में अपना सिलेक्शन हो ही जाए। किसी सरकार की मोहर तो लगी नहीं है कि आप पटवारी में जाते खुदा विकास का अपना सिलेक्शन हो या ना हो। लेकिन ऐसी तैयारी करनी है, चाहे पटवारी हो, चाहे NTPC हो, चाहे D ग्रुप हो, चाहे दिल्ली पुलिस, कोई भी वैकेंसी आए, किस तरह का भी लेवल हो, हर चीज आप तक पहुंचनी चाहिए, हर चीज आपको आनी चाहिए। तो देखो पहले मैं बात करूंगा अर्थमेटिक की। कई बार स्टूडेंट्स की शिकायत होती है कि साहब अर्थमेटिक तो हमें आती है और एडवांस हमें आता ही नहीं। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपको पता है अर्थमेटिक की जब बात आई तो एक ही चीज आती है कि साहब परसेंटेज होगा, नंबर सिस्टम होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, साधारण ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, या एवरेज होगा, या रेशियो होगा, बस ये चीजें आएगी। इसको स्टूडेंट अच्छे से समझने की कोशिश करता है और सीखता भी। लेकिन स्टूडेंट के बहुत कम स्टूडेंटों को छोड़कर अधिकतर स्टूडेंटों की एक शिकायत होती है कि एडवांस की आते ही उनके घुटने टिक जाते हैं। मतलब उनके मन की जो सोच है वो यहां तक सीमित हो जाती है कि साहब एडवांस तो अपने बस की बात ही नहीं है। ऐसा सोचते ही वो उस एडवांस के डिपार्टमेंट को छूते भी नहीं। अब जब आप किसी चीज को मेहनत के तौर पे या उसको सच्ची लगन से उसको नहीं देखोगे, उसको पढ़ने का प्रयास नहीं करोगे, तो वो चीज नहीं आएगी। लेकिन वास्तविकता है कि अर्थमेटिक जितनी है उससे भी आसान है एडवांस। बस बशर्ते आपको एडवांस का एक लेवल अच्छे से पता हो। अगर इसका बेसिक आपको पता हो एडवांस का, तो आप अर्थमेटिक से भी ज्यादा नंबर ला सकते हो एडवांस में, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। एक एडवांस की बात आती है, आपके सब दिमाग में बात आती होगी कि साहब वो त्रिकोणमिति साइन थीटा कोस थीटा, अरे कौन जमेला पड़ेगा ये? नहीं, ये बस की नहीं। अगर आप सही अच्छे से ढंग से और तरीके से पढ़ते हो एक ही तरीके से, तो एडवांस आपकी सबसे अच्छी है और सबसे ज्यादा नंबर भी इसी के आते हैं। कई बार अगर आपने CGL के पेपर दिए हो या MTS के दिए हो या 10+2 का पेपर दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या लेवल आता है। आजकल मैथ्स का इतना तगड़ा कंपटीशन है और इतना शानदार लेवल आता है कि जब आप SSC 10+2 का या CGL का पेपर उठा के देखोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि क्या लेवल है।
क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है। तो इसके लिए जरूरी है कि अपन एक ऐसी तैयारी और ऐसी अध्ययन को सेट करें ताकि अपन कंपटीशन, आने वाले कंपटीशन में पूरी तरह से तैयार। 10 वैकेंसियां, हर वैकेंसी का फॉर्म भरो लगभग जो आपको सुटेबल। कई बार स्टूडेंट्स की कामना रहती है कि साहब मुझे सीजीएल में जाए, अब वो सीजीएल के चक्कर में छोटी लेवल की जो वैकेंसी है उसका फॉर्म तक नहीं भरता, और जो फॉर्म नहीं भरता है ना, इस कारण वो उसको दे नहीं पाता, और इसका है कि वो सीजीएल में कभी सेलेक्ट नहीं हो पाता, और साहब वो छोटी मोटी वैकेंसियों से भी, छोटी मोटी वैकेंसी नौकरियों से भी वंचित हो जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसके ख्वाब थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप लेवल नीचे से ऊपर की तरफ चलोगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता, जबकि ऊपर से डायरेक्ट ऊपर देखने की कोशिश करोगे तो बीच का पार्ट रह जाएगा, नीचे का पार्ट आपसे नहीं होगा, और इस कारण आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो देखो, अपन का एक ऐसा लेवल सेट करेंगे कि साहब अगर एक बार क्लासें लेनी तो आपको फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दिन स्टार्ट करूं इससे पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो बातें आपको बताना चाहूंगा कि साहब अगर किसी बुक्स, जैसे मार्केट में अपन जाते हैं तो तरह तरह की बुक्स आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे वो राकेश यादव की हो, माथुरिया की हो या अग्रवाल की हो, तमाम तरह की बुक्स आपको देखने को मिलेगी। और अपने एक मन की जिज्ञासा होती है कि साहब इसको भी अपन पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, किरण को पढ़ लेते हैं, अग्रवाल को भी पढ़ लेते हैं, माथुरिया को पढ़ लेते हैं। यानी कहने का मतलब सीधा साधा कि प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ा जाए। अब एक बात बताओ, 10 बुक्स अगर पढ़ोगे तो दिमाग में 10 दिमाग अदर सेट होते हैं कि नहीं होते? जब 10 दिमाग अपने दिमाग में चलने लग गए तो अपना स्वयं का दिमाग काम करना बंद कर देता है, जबकि अपन को जरूरत थी अपने स्वयं के दिमाग की। उन 10 की दिमाग की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन फिर कभी नहीं हो पाता। तो एक बात याद रखना, अगर किसी बुक को, चाहे आप माथुरिया की लो, चाहे अग्रवाल की लो, चाहे अपनी संस्थान की लो, चाहे कोई भी लो, एक बुक ले, लेकिन उसको कम से कम एक बुक को 10 बार पढ़ो। 10 बुकों को मत पढ़ो, सिर्फ एक बुक को, लेकिन उसको 10 बार पढ़ लो, आपको मैथ्स में कभी तकलीफ नहीं होगी। फिर भी इसीलिए कभी जो भी चीज टारगेट बनाए उसको उतनी बार रिवाइज करो, उतनी प्रैक्टिस करो कि आपका सिलेक्शन बहुत ही नाजुक तरीके से ना गुजरे, तुरंत सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, पहली चीज, अब सिलेक्शन के लिए आपको किस तरह से पढ़ना पड़ेगा, एक अध्ययन रूप कैसे तैयार करेंगे। पहले आज से एक अच्छी सी नोटबुक बनाओ, प्रत्येक दिन आपकी क्लासें आप तक पहुंचेगी, और उसी तरीके से बैठकर समझो और नोट्स बनाते जाओ। जब आपने ऑनलाइन अपनी क्लासें लेना स्टार्ट कर दी यूट्यूब से, तो आपको फिर कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही सेम आपको वहां पढ़ाया जाता है ऑफलाइन में। लेकिन अपन को जिस तरह से पढ़ाना है, एक तरीका, अगर आप किरण को पढ़ोगे तो उनका अलग तरीका है, अग्रवाल का अलग है, तो इस तरह से अपना सिर्फ एक तरीका होगा, उसी तरह से पूरा क्वेश्चन सॉर्ट आउट होगा। तो देखो, पहले चीज कि अर्थमेटिक में आता क्या है, उनकी क्या इंपोर्टेंस है, ये भी देखो। पहले मैं बात करता हूं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में पहले नंबर सिस्टम आता है, नंबर सिस्टम आता है, दूसरा आता है परसेंटेज यानी प्रतिशत, तीसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, चौथा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट एंड शेयर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, पांचवा एवरेज यानी औसत, छठा एज, सातवा ट्रेंड। अब ट्रेंड के इससे आगे के डिपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, और इसी से जब आगे चलेंगे तो आता है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। फिर आता है आपका
रेशियो यानी अनुपात और समानुपात। फिर देखो बॉट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। टाइम एंड डिस्टेंस ऑलरेडी आ चुका है। फिर देखो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। फिर आता है अपना पार्टनरशिप, फिर आपके पास जैसे एलिगेशन। इस तरह से जो भी आपके पास ये प्रश्नावली है इनका अध्ययन अपन बारीकी से करेंगे, चाहे आपका नंबर सिस्टम हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, एसआई एंड सीआई हो, चाहे साधारण ब्याज हो, चक्रवर्ती ब्याज हो, औसत हो, आयु हो, ट्रेन हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो यानी समय और दूरी हो, रेशियो हो या आपका अनुपात या समानुपात हो, बोट एंड स्ट्रीम हो, सरलीकरण हो। सरलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रत्येक में से एक आध क्वेश्चन तो आता ही आता है। और एक और आपके पास टाइम एंड वर्क, ये ऐसे टॉपिक है जो पहले क्या होता था कि जैसे परसेंटेज में से क्योंकि पता होता है कि बेसिक चीजें आती है तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन आजकल समझदार हो गया एग्जामिनर में, वो ऐसी चीजों में से बहुत कम देता है, मुश्किल से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया तो ऐसी चीजों में देता है जैसे टाइम एंड वर्क हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, ट्रेन हुआ, इनसे संबंधित सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। चाहे पिछली एग्जाम्स में आप उठा के लो, 1 साल 2 साल के पीरियड में जो भी अपनी वैकेंसियों के जो पेपर लगे देखो ये बात थी आपकी अर्थमेटिक। अब बात करेंगे एडवांस की। तो देखो एडवांस के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप समझो कि टॉपिक कौन कौन से हैं और उनका लेवल क्या होना चाहिए। देखो अब मैं बात करता हूं एडवांस की। इसमें पहला टॉपिक आता है एलजेब्रा का। एलजेब्रा में से एक से ज्यादा यानी कई बार तो 2 से 3 क्वेश्चन तो कंपल्सरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एलजेब्रा में से आपको हर वक्त नया क्वेश्चन पुटअप होता है। एलजेब्रा की खासियत होती है कि जो पहले से आए हुए लगभग उनमें से रिपीट होता है। अगर आप 10 साल के पेपर्स को उठा के अगर सॉल्व कर दो ना, आपका क्वेश्चन एक नहीं छूटेगा। और जो नया आ रहा है मुश्किल से बहुत कम आने का चांस रहता है उसको स्टूडेंट इतनी आसानी से नहीं कर सकता है क्योंकि उसको जो सेंटर और एग्जामिनर होता है एक नया लेवल बना के देता है। जैसे कहते हैं ना एसएससी के पेपर होते हैं उनका लेवल पुटअप करता है। तो एलजेब्रा के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति का ध्यान आते ही एक चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि ऐसी क्या चीज है। आपने सुना होगा कि चाहे 8वीं 9वीं 10वीं से लेकर जो मैथ्स का स्टूडेंट होगा उसको लेवल आगे तक पता चलता है, जैसे साइन थीटा हुआ, कोस थीटा हुआ, ये दिमाग में आते ही आपको दिमाग में आ जाता होगा कि साथ त्रिकोणमिति, तो वही त्रिकोणमिति है। जियोमेट्री यानी ज्यामिति, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा कोऑर्डिनेट, मतलब जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति। यानी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात बता रहा हूं मैं। एक और इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा जो एडवांस का अर्थमेटिक का डिपार्टमेंट भी है, उसको बोल देते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। एलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ज्यामिति,
निर्देशांक ज्यामिति और ये होता है क्षेत्रमिति। मतलब ये चीजें आपको अगर अच्छे से पता हो तो एडवांस का लगभग 75% आप कवर कर चुके होंगे। और चाहे फिर छोटी छोटी बातें, चाहे सर्कल का हो, स्क्वायर का, क्यूब का हो, ये चीजें आपको आनी बहुत जरूरी होती है। लेकिन ये तभी किया जा सकता है जब आपको इनका बेसिक चीज पता होना चाहिए। और ये आपको एडवांस में जब अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बारीकी से हम समझाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब होता है कि अर्थमेटिक की बात आती है तो अपन आसानी से समझ पाते हैं, एडवांस के आते हैं तो दूर भागते हैं। दूर नहीं भागना अपन, अपने इस क्लास का एक ये औचित्य निकलेगा अगर अपन को अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस भी पूरी 100% ना तो भी अगर 95% पहुंच गए ना तो बस बेड़ा पार हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं, अपन जो बारीकी से पढ़ेंगे हर लेवल को उसी अनुसार। तो देखो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैथ्स का अपन पहला टॉपिक। कई बार क्या स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो यहाँ अगर क्लास चल रही होती तो मैं कह देता कि साहब भाई कौन सा स्टार्ट करें, तो कोई कहता नंबर सिस्टम, कोई कहता परसेंटेज, कोई कहता टाइम एंड वर्क, कोई कहता कुछ भी कर सकता। लेकिन एक जो मुझे एक चीज में कि जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हो, क्योंकि सामने जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म होगा उसके जस्ट सामने आपके एग्जाम्स सामने होंगे, तो ऐसी कोई प्रश्नावली जिससे कि जरूरी नहीं है उसका बेसिक आपको पता हो, एक सुटेबल तहत के तहत आपको वो पूरी प्रश्नावली, उससे संबंधित जो रिलेटेड प्रश्नावली है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो कई टीचर्स आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, और जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो आपको कैलकुलेशन डिपार्टमेंट पढ़ाएंगे। कई टीचर्स होते हैं वो आपको परसेंटेज तैयार करवाएंगे, क्योंकि परसेंटेज भी वही चीजें आती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा जिससे कि आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इसीलिए उससे आपका कम से कम 5 क्वेश्चन कंपल्सरी सारे सही हो जाएंगे। तो देखो उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य, यानी कितने समय में कितना क्या कार्य होगा। यह पढ़ाने का एक सबसे बड़ा तात्पर्य यह है, आपने एक अगर रीट के स्टूडेंट्स अगर क्लास देख रहे हो तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट अगर रीट में जो अध्यापक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सबसे अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी। हिंदी लेने वाले हिंदी, संस्कृत लेने वाले अलग अलग, सबका अलग, कोई साइंस से है, कोई अलग अलग, लेकिन उसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है और जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है वो सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। यानी मनोविज्ञान होता क्या है? मन का विज्ञान, यानी विज्ञान का मतलब होता है जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की इच्छा रखना ही जिज्ञासा होती है। मन में जो करे, मन करे कि मुझे इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, यानी मनोविज्ञान, मन की का विज्ञान, मन की जिज्ञासा, यानी मन जो जानना चाहे वही आपका मनोविज्ञान होता है। तो उसी तरह से यह पढ़ाने का सबसे बड़ा तात्पर्य यह है कि अगर मेरा दिमाग, कई बार स्टूडेंट्स का कहते हैं कि दिमाग थोड़ा कमजोर होता है, इस सब्जेक्ट को, इस पॉइंट को पढ़ाने का सबसे पहले यह है कि आपका सबसे पहले दिमाग उतना स्ट्रॉन्ग किया जाए जिसकी आप कैपेसिटी रखते हो। तुरंत इधर दौड़ भाग नहीं, एक स्थिर से लेकर लेवल से लेकर धीरे धीरे हर चीज, नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट, यानी जो बहुत कम पढ़ाई में कम होशियार बंदा भी उस चीज को अच्छे से पकड़ सके। तभी इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें ऐसी चीजें आएगी कि क्या कितने आदमी कितने समय में कितना कार्य कर देते, क्योंकि नॉर्मल लेवल इंसान भी कर देता। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, समय और कार्य। और दूसरी चीज, एग्जाम्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा आजकल पूछा जाता है, एक एग्जाम आप उठा के देख लो, एक ना एक
उसमें 4 से 5 क्वेश्चन इसी टाइम और एंड वर्क से, 3 से ज्यादा कंपल्सरी, 3 से ज्यादा क्वेश्चन, चाहे वो 4 पूछ ले चाहे 5 पूछ ले, 4 क्वेश्चन तो कंपल्सरी है, टाइम एंड वर्क के ही पूछे जाते हैं। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि अगर ये टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो इससे संबंधित कौन कौन से टॉपिक स्टार्ट कंप्लीट होंगे ये देखना। कि साहब एक टॉपिक आता है अपने पास, अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करूं तो पहला तो टाइम एंड वर्क, और दूसरा आता है आपका एलिगेशन। अगर आपने ये पढ़ लिया, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको एलिगेशन पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा, क्योंकि इसी के लेवल से सारा सिस्टम, ये जब पढ़ोगे तब तक तो आपका एलिगेशन भी आपको कंप्लीट आने लग जाएगा। एक आता है एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी लघुत्तम समापवर्ती, और एक होता है महत्तम समापवर्ती। और इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो इसकी चीजें भी बहुत सारी आएगी, जो कि एलसीएम और एचसीएफ का भी लगभग 20 से 25% कंप्लीट इसमें हो जाएगा। तो फायदा, टाइम एंड वर्क तो कंप्लीट हो ही रहा है, इसके साथ एलिगेशन भी कंप्लीट हो रहा है, इसके साथ एलसीएम एचसीएफ का भी लगभग 55% कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो अब इस टॉपिक को जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो पहले क्वेश्चन को समझो कि दो आदमी है, राम और श्याम, उसको शॉर्ट फॉर्म में मान लो मैंने ए और बी लिख दिया, राम और श्याम का मैंने नाम दे दिया ए और बी, 3-4 अगर देंगे तो ए बी सी डी कुछ भी नाम दे दो। तो मान लो दो आदमी है ए और बी, ए आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ध्यान से सुनना, ए यदि किसी कार्य को, लिख रहा हूं इधर देखो, ए यदि किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, यदि बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो बताइए दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करें। ये क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया यहां पे, देखो समझो। पहली बात, ऐसे आते ही अपने पास एक डायग्राम सेट होना चाहिए कि साथ ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ये टाइम एंड वर्क का सॉर्ट आउट करने का 2 तरीका होता है, इसके 2 तरीके होते हैं। पहला, एक तरीका तो आता है फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड का मतलब होता है भिन्न, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, मेथड का मतलब तरीका, और भिन्न का मतलब होता है, अगर फ्रैक्शन का हिंदी में बोलते हैं भिन्न, और भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर, यानी कोई भी चीज अगर बटे में लिखी जाए तो वो होता है भिन्न। अगर ये तरीका आप देखोगे तो आपको बुक्स में मिल जाएगा, प्रत्येक बुक में आपको ये तरीका मिलेगा कि साहब ये 10 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो फ्रैक्शन मेथड से कभी भी तुलना करते थे प्रॉपर 1 से करते हैं, भिन्न की बात आ जाए तो हमेशा टोटल 1 मानते हैं। जब भिन्न की बात आ जाए, टोटल परसेंटेज की बात बता रहा हूं, अगर टोटल आ जाए तो 1 मानते हैं, अदरवाइज आप 100 पे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो देखो एक ये कितने में कर रहा है 10 दिन, बी 1/20। अब दोनों का एलसीएम ले लो, यानी ये चीज आपको करनी पड़ेगी जो आपको बुक्स में भी मिल जाएगी। लेकिन इसका नुकसान क्या है, ये सब बुक्स में आ जाएगी, लेकिन इस कहीं ना कहीं अगर फ्रैक्शन मेथड से आप करोगे तो अगर उसने 3.5 दे दिया या कुछ ऐसा जो कि भिन्न में दे दिया, तो आप उसको सॉर्ट आउट आसानी से नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं तो फंस जाओगे। तो अपने पास एक ऐसा तरीका है जिससे कि आपको फंसने का कहीं पर भी सवाल नहीं है, कितना भी सवाल को घुमाए कैसे भी हो आप कहीं नहीं फंसोगे। उस तरीके का नाम है, उसका नाम है, ये तो आता फ्रैक्शन मेथड, और दूसरा है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड यानी लघुत्तम समापवर्ती से संबंधित। कैसे आएगा, मान लो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे।
यहां पर जो ये खालिस्तान आपको दिख रहा है, यहां पर दो चीजें आएगी आपको देखने को मिलेगी। एक तो पर डे, एक आएगी पर आवर। पर डे का मतलब होता है प्रतिदिन और पर आवर का मतलब होता है प्रति घंटा। अगर दिन की बात आए तो आपको पर डे लिखना है, और प्रति घंटे की बात आएगी जब पाइप एंड टंकी का बात आए, क्योंकि टाइम एंड वर्क का एक डिपार्टमेंट होता है पाइप एंड टंकी, वो भी टाइम एंड वर्क का ही भाग है जो इस चीज का करने पर वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। जब पर डे प्रतिदिन की बात आएगी तो पर डे, और अगर प्रति घंटे की बात आएगी तो पर हावर आपको लिखना पड़ेगा इस लाइन में। और यहां पर आपको टोटल वर्क आएगा। ये टोटल वर्क कैसे आएगा? तो 10 और 20 इन दोनों का एलसीएम लेना है। टोटल वर्क निकालेंगे तो एलसीएम्स, जो मैंने बता रहा हूं कि सेकंड मेथड, अपन फ्रैक्शन मेथड को यूज नहीं करेंगे, एलसीएम मेथड। अब एलसीएम कैसे आएगा? 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम निकाला जाता है जैसा मैंने बताया था कि 1/10 और 1/20, इन दोनों के बीच में ये लिखा और समय लगता है। एक दूसरा तरीका कि साहब 10 और 20, पुराना तरीका, 10 और 20 का एलसीएम साहब दो लाइन खींच दी, समय के विषम है तो 2 का भाग दे दिया 5 और ये 10, ये 5 और ये 5, फिर 5 से गया 1, 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, एलसीएम 20 आता है। लेकिन इस चीज में कम से कम बुक्स में आपको ये मिलेगा, लेकिन इसमें अगर इस तरह से करोगे तो आपको कम से कम एलसीएम निकालने में भी कम से कम 1 मिनट तो पूरा हो जाएगा, जबकि सिलेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 सेकंड मिले, 30 सेकंड मैक्सिमम मान लो तो 40 सेकंड। अब एक बात, तो 40 सेकंड में पूरा क्वेश्चन निकालना है और एलसीएम निकालने में भी आपको 1 मिनट लग गया तो आंसर कहां से होगा? नहीं होगा, समय आपका खराब हो जाएगा। तो इस कारण मैं जो चीज बता रहा हूं इसको अपन यूज ही नहीं करेंगे, कुछ ऐसा तरीका खोजेंगे कि साहब अपन को एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, और ले तो भी सिर्फ देखते ही पता चल जाए, और देखते ही पता चल जाए तो देखो 10 और 20 पहले आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो आपको सबसे बेस्ट लगेगा 10 और 20। अब बताओ 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा? तो वही 2 से अपन भाग देंगे तो 20 आएगा कि नहीं आता? लेकिन देखो यार, एलसीएम का एक तरीका होता है जो एलसीएम एचसीएफ में भी काम आएगा, कि एलसीएम तभी निकाला जा सकता है जब दोनों या तीनों जितनी भी संख्या है, इन दोनों तीनों जो भी संख्या, अभी 2 संख्या है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देखो। एलसीएम का मतलब तो लघु होता है, एलसीएम का मतलब तो लघु होता है, लेकिन देखो 10 और 20 का जो एलसीएम मैंने बताया कि अगर अपन तरीके से करेंगे तो पुराना तरीका 10-20 जो मैंने बताया कि साहब इस प्रकार से करेंगे तो ये 2 5 आ गया, ये 10 आ गया, ये फिर आ गया 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, फिर 5 आ गया, 5 और 10 10 20, एलसीएम 20 आ गया। लेकिन अपन को क्या करना है कि जो इतना लंबा चौड़ा चलाना नहीं है, एकदम देखते ही आंसर आ जानी चाहिए। देखो एलसीएम का मतलब होता है 10 और 20, 10 और 20 के अंदर एलसीएम का मतलब तो होता है लघु यानी लोवेस्ट, एल का मतलब लोवेस्ट, एक आता है एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट यानी मैक्सिमम, यानी एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्ती है और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्ती, यानी मतलब तो लघु होता है इसका, एलसीएम का मतलब तो लघु होता है, लघु का मतलब होता है छोटा, लेकिन जब भी संख्या देखते हैं तब बड़ी संख्या देखते हैं, जस्ट उल्टा, यानी इसका मतलब तो छोटा होता है लेकिन एक्चुअल में जब सॉल्यूशन सेट करते हैं तो संख्या देखते हैं बड़ी। तो 10 और 20 में सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है? 20 वाली। और ऐसी कंडीशन एचसीएफ में, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट यानी महत्तम यानी बड़ा, लेकिन जब संख्या सॉल्यूशन सेट करेंगे तो संख्या कौन सी देखेंगे? जस्ट छोटी, यानी छोटे का बड़ा, बड़े का छोटा, सीधा मतलब। देखो अब लघु में देखते हैं तो संख्या कौन सी देखते हैं? बड़ी। अब इस बड़ी जो बाकी की जो संख्या है
बाकी छोटी संख्या, उन सब संख्याओं का पूरा भाग जाना जरूरी है। और जहां पर पूरा का पूरा भाग चला जाए वही आपका एलसीएम होगा। अदरवाइज जहां पर भाग नहीं जा रहा है तो जो बड़ी संख्या है उसी का भाड़ा बोलते जाएंगे, जैसे 20 2 40 20 दिया 60 20 80, जहां कहीं ना कहीं तो आपका पूरा भाग चला जाएगा। तो देखो 20 में अगर 10 का भाग देंगे तो 2 बार जा रहा है, यानी जा रहा है, तो एलसीएम जहां पर इसका पूरा का पूरा भाग चला जाए वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 20। एक्चुअल में अगर मैं ऐसे एग्जांपल्स के द्वारा इसको आपको सेट करके बताऊं तो देखो, मान लो मैंने उदाहरण ले लिया 12 और 15 का, एक संख्या ले ली मैंने 12 और एक ले ली 15, तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 15। इस 15 में 12 का पूरा भाग जाना चाहिए, तो वो देखो 12 का भाग नहीं जा रहा। जब नहीं जा रहा तो बड़ी वाली संख्या का भाड़ा बोलते जाओ, तो 15 दूना 30, 30 में 12 का जा रहा है, नहीं जा रहा, 12 2 24 12 3 36, नहीं जा रहा, पूरा जाना जरूरी होता है, आसपास भी नहीं, पूरा जाना। तो 15 3 45, 45 में भी 12 का नहीं जा रहा है, 12 36 12 चौका 48, तो 15 चौक 60। अब बताओ 15 चौका 60 हुआ तो 12 पंजे 60 हुआ कि नहीं? मतलब इसमें जितनी बार गुणा करोगे उसमें उसका पूरा का पूरा जो छोटी संख्या है सबका पूरा भाग जाना चाहिए, वही आपका एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 60 हुआ, अब इसको जो पुराना तरीका है उससे करके देखते हैं। देखो 2 का दे दिया तो 6 आ गया, ये 15 आ गया, फिर 2 का दे दिया 3 आ गया, ये आ गया 15, फिर आपके पास 3 का दे दिया, 3 एकम 3 3 पंजे 15, 5 ही आ गया, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। बताओ एलसीएम आया नहीं? जब ये चीज समझ में आ गई, यानी जहां पर पूरा भाग चला जाए वही आपका एलसीएम होगा। अगर नहीं हो रहा तो बड़ी वाली संख्या का फाड़ा बोलते जाओ और कहीं ना कहीं आपका भाग चला जाएगा। जैसे देखते, मान लो ये 30 है और ये 60, अब बताओ भाई 60 एलसीएम इसका कितना आया 60। देखो कैसे, सबसे बड़ी 60 में 30 का भाग दे दिया, 30 दूनी 60, एलसीएम सीधा यार 60। देखते ही पता हो जाना चाहिए। वैसे देखो उदाहरण देखो, 7 8 9 और 72, यानी 8 9 और 72, सबसे बड़ी 72 में 9 का जाता है 9 8 72 और 8 का जाता है 8 9 72, तो एलसीएम कितना आ गया 72। इसी तरह से एक बार फिर देख लो, मान लो मैंने एक ले ली 15 और एक ले ली 20, 15 और 20, सबसे बड़ी कौन सी है 20। इस 20 में 15 का जाता है, 15 एकम 15 नहीं जाता, तो 20 दूनी 40, 40 से 15 का नहीं जाता, 20 दिया 60, 60 में 15 चौक 60। यानी कहने का मतलब है कि अगर जब भी एलसीएम लेंगे तो बड़ी संख्या देखेंगे, भाग जाता है तो ठीक वही एलसीएम आ गया, नहीं जाता तो भाग फड़ा बोलते जाओ और वही आपका एलसीएम आ जाएगा। जैसे मान लो 16 24 और 32, मैंने मान लो 3 नंबर ले लिए 16 24 और 32, तो देखो भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई 32, 32 में 24 का जाता है क्या नहीं जाता, जरूरी नहीं है सबका भाग जाए, एक भी कैंसिल हो गया तो पूरा सिस्टम कैंसिल हो जाएगा। देखो 32 में 24 का भाग नहीं जाता, तो 32 दूना 64, 64 में 24 का भाग जाता है नहीं जाता, 24 दूना 48, 24 3 72 नहीं जाता, मतलब पूरा कैंसिल। जबकि 16 का जाता है, तो 32 या 96, 96 में 24 का भी जाता है और 16 का भी जाता है, तो एलसीएम कितना आ गया 96। देखो दोस्तों ये तो था आपका आज की क्लास का एकदम बेसिक लेवल। अब नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की सारी क्लास कंटिन्यू आगे रखेंगे। थैंक यू सो मच।